जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय धाकड़, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर से हम हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय का पहला अध्याय 5 भाग यानी कि 5th पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में भाषा विकास किस तरीके से हुआ इसके बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं, ये हमारा YouTube चैनल है द फ्यूचर बिगिंस हियर नेक्स्ट क्लासेस। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए यदि आप पाना चाहते हैं सफलता अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को। और यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है विशेष फैकल्टी जो है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा क्लासेस मिलेंगी और आप यहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम। ठीक, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे बातें बताना चाहता हूँ हमारे YouTube चैनल से रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस हमारा YouTube चैनल है। यहाँ पे आपको आकर हमें सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। इसके अलावा जो भी YouTube चैनल पर हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये आपके पास उपलब्ध हो, तो उसके लिए आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस पे ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से आप हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हम पढ़ चुके थे कि भारत में भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अब हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी यानी कि यहाँ पर हिंदी भाषा के इस पेज पर हम आ चुके थे। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ था। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल जो अंतिम बिंदु पढ़ा हुआ था वो था ये आपका, जिसमें हमने बताया था कि आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी प्रहरी कहा जाता है। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य क्या है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया जो पहला महाकाव्य है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं महाकाव्य क्या होता है, मैं पहले भी कई बार इसको आपको क्लासेस में बता चुका हूँ और यूट्यूब चैनल पे मैंने इसको हमारे वीडियोस के माध्यम से कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाकाव्य जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महा और काव्य। महा का मतलब होता है ज्यादा, काव्य का मतलब होता है कविताओं का संग्रह, यानी कि ऐसी जगह जहां पर हमने ज्यादा कविताओं को इकट्ठा किया हो। ठीक, अब हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? आपका पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आपके चंद्रबरदाई जी के द्वारा इसकी रचना जो है की गई है। ठीक, और इसी कारण से हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई जी को कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक चंद्रबरदाई माने जाते हैं। इसी कारण से चंद्रबरदाई जी को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अब यदि हम इस महाकाव्य की और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, यानी कि और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, यानी कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अब छंद क्या है तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। छंद जो आपका चैप्टर है, ये छंद जो शब्द है ये आपका हिंदी का एक अध्याय है, जो कि 6वें नंबर का अध्याय है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो आपका छंद है, छंद कई प्रकार के होते हैं, छंद के 3 भेद होते हैं, उन 3 भेदों के अंतर्गत अलग अलग छंदों को रखा गया है। तो ऐसे आपके 68 छंद हैं जिनका प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रश्न किस तरीके से यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी प्रहरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन जी। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आचार्य पुरुषोत्तम दास जी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी प्रहरी या हिंदी प्रहरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होता है यहाँ पे आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इसी के बाद अगला बिंदु आप देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर वहां पे होगा पृथ्वीराज रासो। यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर है आपका चंद्रबरदाई, यानी कि ठीक। अब
यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला कवि, केवल इतना प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं, तो वो आपका चंद्रबरदाई जी को कहा जाता है। ठीक, अब जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि इस महाकाव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो उसका उत्तर है आपका 68 यानी कि 68। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि हिंदी भाषा का जो है पहला कवि किसे कहा जाता है। तो इसके बाद समय को बिना बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हिंदी का पहला कवि चंद्रबरदाई जी को कहा जाता है, लेकिन इनके अलावा कुछ और विद्वान भी हुए जिन्होंने बताया कि नहीं, हमारे हिसाब से हिंदी का पहला कवि इन्हें नहीं, इन्हें कहा जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी के जो पहले कवि हैं वो हमारे अनुसार कौन है, सरहप्पा हैं, जिनकी पहली रचना कौन सी मानी जाती है, दोहा कोश मानी जाती है। ठीक, तो यदि किसी व्यक्ति विशेष या विद्वान विशेष के द्वारा पूछा जाता है कि इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, तो आपका उत्तर आपको उसी हिसाब से लगाना होगा। जैसा कि हमने कहा, राहुल जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, सरहप्पा है, और इनकी पहली रचना कौन सी मानी जाती है, आपकी दोहा कोश मानी जाती है। ठीक, इसके बाद एक और विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने कहा नहीं, हमारे हिसाब से हिंदी के पहले कवि ये भी नहीं है। तो उनका नाम था डॉक्टर गणपति चंद्र बसु। इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी के पहले कवि जो है हमारे हिसाब से उनका नाम है सालीभद्र सूरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी के पहले कवि इनके द्वारा माने गए हैं ये सालीभद्र सूरी, जिनकी पहली रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली रास। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनकी पहली रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो तीन अलग अलग प्रश्न हो गए। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो उत्तर है आपका चंद्रबरदाई। यदि ये पूछा जाता है कि राहुल जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो उसका उत्तर है सरहप्पा। यदि पूछा जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र बसु जी के अनुसार कौन है, तो उसका उत्तर है आपका सालीभद्र सूरी। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं, सालीभद्र सूरी। तो ये आपके तीन अलग अलग प्रश्न हो गए, तीनों के अलग अलग उत्तर हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब यदि हम बात करें, यहाँ पर अगला बिंदु हमारा लिखा हुआ है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। आदि का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहला, है ना, और जननी का मतलब होता है माता, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे पहली माता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है संस्कृत भाषा को। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो वो हुआ आपका अपभ्रंश भाषा से। आप सभी को याद होगा कि हमने हिंदी के दूसरे अध्याय में, यानी कि हमारा जो चैप्टर है हिंदी का इतिहास, इसके दूसरे भाग में हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा हुआ था। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम हमने पढ़ा, उसमें आपने देखा कि हिंदी का सही विकास क्रम जो है संस्कृत है, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और हिंदी। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपकी जो भाषा है उनका जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से। तो इसी कारण से हमने बताया कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को, और हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश भाषा से। एक बार मैं इसको आपको पेजेस के माध्यम से दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हव्वट, फिर आपकी हिंदी। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, ये संस्कृत भाषाओं से जन्मी भाषाओं का है, जिसमें हमने बताया कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक, लेकिन इन सभी भाषाओं की आदि जननी हिंदी ही की नहीं, बाकी सभी भाषाओं की भी आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि हिंदी का जन्म किससे हुआ, तो वो हुआ अपभ्रंश से। यानी कि संस्कृत का जन्म, संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से सीधे हिंदी का। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में अवट भी तो लिखा हुआ है, तो ये क्या है। तो अब हम सुनेंगे इस कहानी को ध्यान से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से ही माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा के शब्द बदलना शुरू हुए हिंदी भाषा में। तो जो बीच का समय था अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा में जाने का, जो समय था बीच में, तो उस समय को हमने नाम दिया है अवहट। यानी कि अपभ्रंश भाषा बदलना शुरू हुई हिंदी भाषा में, और इन दोनों भाषाओं के बीच का जो समय था, परिवर्तित जो समय था, उसे हमने क्या नाम दिया, अवहट नाम दिया। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ था पॉइंट। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है,
हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि भले ही आपकी आदि जननी हिंदी भाषा की संस्कृत मानी जाती है, लेकिन संस्कृत से जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती गई तो उनका जन्म उनकी पहली वाली भाषा से हुआ। तो अपभ्रंश भाषा से जन्म किसका हुआ? हिंदी भाषा का हुआ। यही कारण है कि अपभ्रंश भाषा का जो पहला कवि है उसे हम हिंदी का आदि कवि कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा, यही कारण है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि हिंदी का आदि कवि माना जाता है। समझ में आ गया सभी को? याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है सारे। हिंदी का आदि कवि, आदि का मतलब सबसे पहला, हिंदी का सबसे पहला कवि किसे कहा जाता है? आपका जो है स्वयंभू को ही कहा जाता है, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है, जो कि अपभ्रंश के प्रथम कवि थे, क्योंकि अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ठीक। अब यदि हम बात करें कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो वो चंद्रबरदाई है। दोनों बातों में बहुत अंतर है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसा कि मैंने कहा, आदि और प्रथम, तो आदि और प्रथम यानी कि पहला, इन दोनों ही शब्दों में बहुत अंतर है। आदि का मतलब होता है सबसे पहला और प्रथम का मतलब होता है पहला, ठीक। तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने किया। और उसके बाद व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किसने किया? चंद्रबरदाई जी ने किया। इसलिए हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। और हिंदी का पहला कवि चंद्रबरदाई जी को कहा जाता है, ठीक। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पूछा जाता है तो वो तो हम जानते ही हैं, राहुल जी के हिसाब से, यानी कि राहुल जी के अनुसार सरहप्पा है, और गणपति चंद्र बसु जी के अनुसार जो है वो है आपके सालिभद्र सूर्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक शब्द विशेष की व्याख्या की हुई है। जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो रासो जो शब्द है, ये रासो जो शब्द है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऐसी रचनाओं से जिनमें कौन सा रस प्रधान हो? वीरस प्रधान हो, ठीक। ऐसी रचनाएं जो वीरस पे आधारित हो, केवल उनके ही अंत में रासो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यदि हम बात करें कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, या इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपके इस शब्द से, यानी कि रास शब्द से, ठीक। अब ये क्या है आपका, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रास शब्द का अर्थ होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब किसी भी भूमि तल का पानी से तीन ओर से घिरा होना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको सामने खड़ा दिखाई दे रहा हूँ। अब मेरे सामने लेफ्ट और राइट तीनों साइड से यदि पानी आता है और मैं यहाँ किसी भूमि जो भूमि तल है उस पर खड़ा हुआ हूँ, तो यही कहलाता है प्रायद्वीप का मतलब, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रासो जो शब्द है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है। रासो जो शब्द है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है। अब डिंगल भाषा क्या है? डिंगल भाषा जो है हिंदी के आदि काल में प्रयोग की जाती थी, यानी कि 1000 से लेकर 1350, यानी कि ये जो 350 साल का समय था, इस 350 साल के समय में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। डिंगल भाषा जो है दो भाषाओं से मिलकर बनी हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी मैं लिखता हूँ, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। तो इन दो भाषाओं से मिलकर, यानी कि इन दोनों से मिलकर जो है आपकी डिंगल भाषा बनी हुई थी, जिसका प्रयोग किया गया था हिंदी के आदिकाल में। आदिकाल का मतलब क्या है? 1000 से लेकर 1350, यानी कि ये जो 350 साल का समय था, इसमें हमने डिंगल भाषा का प्रयोग किया और डिंगल भाषा में ही शब्द का लेखन किया, जिसका नाम है रासो, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है, रास जो शब्द है जिससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसका संबंध किससे है? तो रास जो शब्द है इसका संबंध है सीधा सीधा जैन धर्म से। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि रास शब्द का संबंध कहाँ से है या किससे है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जैन धर्म, ठीक। इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब आएंगे हम यहाँ पर आदिकाल, यानी कि वही आपका 10वीं सदी के आसपास। आदिकाल या प्राचीन समय में, जैसा कि मैंने कहा आपसे 10वीं सदी, यानी कि 10वीं सदी से थोड़ा सा पहले 8वीं सदी। अब ये 8वीं सदी क्यों है?
क्योंकि आदिकाल आपका 1000 से 1350 माना जाता है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 8वीं सदी की, तो हमने उसको 8वीं सदी को आदिकाल के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, तो 8वीं सदी जो थी उसमें एक संप्रदाय हुआ करता था जिसका नाम है सिद्ध, और इन सिद्ध लोगों की संख्या कितनी थी? टोटल 84, यानी कि जो सिद्ध लोग थे इनकी जो संख्या मानी गई वो मानी गई 84 यानी कि 84। ठीक, अब इनकी एक पहचान थी कि ये अपने नाम के पीछे क्या इस्तेमाल करते थे? पा इस्तेमाल करते थे। इनके नाम के पीछे पा इस्तेमाल किया जाता था और सबसे पहला जो सिद्ध था वो था सरहप्पा। सबसे पहला सिद्ध किसको माना गया? सरहप्पा को माना गया। अब ये जो संप्रदाय था ये किससे संबंधित था? तो ये आपके बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित था। ठीक, यानी कि 8वीं सदी, अच्छा एक सदी में हमारे 100 साल होते हैं, यानी कि समय था आपका 700 ईसा से 800 ईसा। ठीक, ये आपका समय रहा 700 ईसा से 800 ईसा। तो ये जो है आपका 100 साल का जो समय था, इस 100 साल के समय में एक संप्रदाय हुआ जिसे सिद्ध नाम से जाना गया। सिद्ध लोगों की पहचान थी, ये अपने नाम के पीछे पा इस्तेमाल करते थे। ठीक, अब यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी थी? 84 यानी कि 84। अब यदि हम बात करते हैं कि ये किससे संबंधित थे, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म को यदि आप जानते हो तो दो शाखाओं में बांटा गया है, हीनयान और महायान। हीनयान वाले जो लोग थे वो केवल उपदेशों का पालन करते थे, जो महायान वाले लोग थे वो उपदेशों के साथ साथ मूर्ति पूजा को भी मानते थे। तो महायान से एक और शाखा अलग होती है जिसे नाम दिया गया वज्रयान, और वज्रयान से ही ये लोग जो थे संबंधित थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वज्रयान। यानी कि वज्रयान क्या है? ये ऐसी शाखा थी जिसमें उपदेशों को भी माना जाता था, यहाँ पे लोग मूर्ति पूजा को भी मानते थे, साथ ही जादू टोटका भी करते थे, इसीलिए इन्हें कहा गया सिद्ध। और सबसे पहला सिद्ध किसे माना गया? तो वो आपके सामने लिखा हुआ है सरहप्पा, सबसे पहला सिद्ध माना गया इनको। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अगले बिंदु की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाथों की संख्या। नाथ क्या है? तो नाथ भी आपका एक संप्रदाय ही था। ठीक, नाथ भी क्या है? आपका सिद्धों की तरह एक संप्रदाय था, और नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9, ये आप देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो नाथ संप्रदाय था ये किससे संबंधित था, तो ये शैव धर्म से संबंधित था। यानी कि ये किसकी पूजा आराधना करते थे? शिव जी की आराधना करते थे, है ना। अब यदि हम बात करें कि इस संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, तो इस संप्रदाय का जनक कहा जाता है मत्स्येंद्र नाथ को। कुछ किताबों में इनका जो नाम है मत्स्येंद्र नाथ की जगह मच्छेंद्र नाथ भी मिलता है, तो आपको पेपर में जो भी दिखाई दे मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ दोनों ही सही है ना। तो इस संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ जी को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना जाता है। यानी कि वास्तविकता में देखी जाए तो ये जो आपका संप्रदाय था, ये जो नाथ संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सही मायने में गोरखनाथ जी के द्वारा। आप यूपी जाते हैं तो यूपी में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एक मंदिर है जिसका नाम है गोरखनाथ मंदिर, तो वो इन्हीं के ऊपर है ना, यानी कि इन्हीं से संबंधित है वो। अब जैसा कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुश्रुति। अनुश्रुति क्या है? ये पॉइंट जो इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक शब्द का हमने इस्तेमाल किया है अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब होता है गाथाएं, प्राचीन समय से चले आ रहे कहानी किस्से, प्राचीन समय से जो बातें जो लोगों के द्वारा कही जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जो है सुना जा रहा है और आगे जो है बोलते जा रहे हैं वो लोग, तो ये क्या है? अनुश्रुति का मतलब होता है गाथाएं, प्राचीन समय से चले आ रहे कहानी किस्से। तो उनके अनुसार यदि हम बताएं तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? आपकी 9 ही मानी गई है। ठीक, और इस संप्रदाय की शुरुआत जो है आपकी कब मानी जाती है? 10वीं शताब्दी में मानी जाती है, यानी कि आपका जो सिद्ध संप्रदाय था वो 8वीं सदी में था, और आपका जो ये नाथ संप्रदाय है ये आपका 10वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि यहाँ पर। ठीक, तो अब आप लोग ये पॉइंट पूरे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो मैं आपको बता ही चुका था कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ से हमारे, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध लोगों की संख्या कितनी थी, या सिद्ध संप्रदाय के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उत्तर होगा आपका 84 यानी कि 84। ये किस समय में थे? तो ये आपके आदिकाल में थे। आदिकाल में भी यदि सदी पूछी जाती है तो 8वीं सदी में थे। अब यदि आपसे ये पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 थी। इनकी पहचान क्या थी? तो वो थी ये, यानी कि पा। ठीक,
अब यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला सिद्ध कौन है, तो वो है सरहप्पा। अब आपसे ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित थे, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब अभी आपसे ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित थे, तो उसमें आपका उत्तर हो जाता है वज्रयान शाखा से संबंधित थे। तो इतने प्रश्न जो है इस पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है नाथों की संख्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। अब आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंध रखते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शैव धर्म से संबंध रखते थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका मत्स्येंद्रनाथ जी को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों में अंतर है। जो आपका नाथ संप्रदाय है इसका संस्थापक कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ जी को, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गोरखनाथ जी को। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि किस शताब्दी में या किस समय में ये संप्रदाय रहा, तो इसका उत्तर है आपका 10वीं शताब्दी। ठीक, तो इसके साथ ये पॉइंट आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपकी जो है ऐसी भाषा जिसका संस्कृत से ही जन्म हुआ है वो शुरू होने वाली है, और वो भी अंतिम भाषा, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी और खड़ी बोली। यानी कि वर्तमान समय में हम खड़ी बोली ही बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे समय के हिसाब से 1350 से लेकर आज तक, यानी कि सन 1350 से लेकर अब तक, यानी कि वर्तमान समय तक जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि संचार की व्यवस्था के लिए, तो वो है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा शुरुआत में, फिर हम आएंगे इसके बिंदुओं पर। खड़ी बोली जो है इसे मिश्रित भाषा कहा जाता है, यानी कि मिक्स लैंग्वेज। जैसे कि आप आसान शब्दों में कहते हैं इंग्लिश, हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, उनका मिला जुला जो स्वरूप है उसको हम बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में उसका सही नाम है खड़ी बोली, और इसका सही नाम खड़ी बोली भी नहीं है, इसका सही नाम जो है वो है कौरबी। कौरबी इसका सही नाम है, लेकिन इसका साहित्य में प्रयोग होने के कारण, काव्यों में प्रयोग होने के कारण इसे नाम दे दिया गया खड़ी बोली। ठीक, पहली बात तो ये आती है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खड़ी बोली क्या है, मिश्रित भाषा है, यानी कि वर्तमान समय में हम बोलते हैं खड़ी बोली, और खड़ी बोली के माध्यम से हम हिंदी भाषा के अलावा काफी सारी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं विचारों का आदान प्रदान करते समय। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये बोर्ड है, तो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया ये, है ना। जैसे कि आपने कहा कि सर बोर्ड को मिटा दीजिए, साफ कर दीजिए, समझ नहीं आया, तो बाकी पूरा वाक्य आपने हिंदी में बोला, लेकिन बोर्ड शब्द जो बोला वो इंग्लिश में हो गया। अब आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर की, इंग्लिश वर्ड हो गया। यही आपसे मैंने पूछा बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा दरोगा की, दरोगा आपका तुर्की भाषा का शब्द हो गया। यहाँ तक कि आपको यदि याद हो तो मैंने आपको अभी कल वाली क्लास में, यानी कि जो हमारा इससे पहले वाला भाग था, चौथा भाग, उसमें मैंने बताया हुआ था कि हमारी जो मातृभाषा को नाम दिया गया है हिंदी, ये भी हमारी भाषा का नहीं है, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, फारसी भाषा से लिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय विदेशी भाषाओं के शब्द जो हैं उनको हम बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके से आपका एक टॉपिक है, आगे चल के वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसका नाम है विदेशज शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिया गया है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें काफी प्रमुख भाषाएं आ जाती हैं, जैसे कि आपकी अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पश्तो, डच, आपकी तुर्की, पुर्तगाली, रशियन, चीनी, स्पेनिश, है ना। तो ये काफी सारी भाषाएं हैं जिनसे हमने शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में लिए हुए हैं, तो इनका अध्ययन हम तभी करेंगे। बढ़ते हैं अभी हम आगे। जब खड़ी बोली की जो रचना की गई थी, यानी कि जब इसे बनाया गया था, तो उस समय केवल इसमें दो भाषाओं के शब्द थे। कौन कौन से, हिंदी और उर्दू। आप देखिएगा यहीं कहीं पे लिखा होगा, इसके आगे वाली स्लाइड में हमने कहीं लिखा होगा ये चीज, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी प्लस उर्दू मिश्रित भाषा को खड़ी बोली कहते हैं। यानी कि जब खड़ी बोली को बनाया गया था तो उस समय इसमें केवल दो ही भाषाओं के शब्द जो थे शामिल थे, केवल हिंदी और उर्दू के। लेकिन वर्तमान समय में हिंदी के अलावा भी हम काफी सारी भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने पेज पर। अब बात यह आती है कि खड़ी बोली का निर्माण किया क्यों गया। जब हिंदी भाषा हमारे पास उपलब्ध थी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, तो फिर खड़ी बोली का निर्माण किया क्यों गया। तो आप सभी बच्चों ने एक नाम सुना होगा, गयासुद्दीन तुगलक। जीएस में आप हिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं तो उसमें आप एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास जो पढ़ेंगे उसमें आप एक वंश का नाम पढ़ेंगे, तुगलक वंश।
तो तुगलक वंश के एक शासक थे जिनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। तो ये दिल्ली के शासक थे और प्राचीन समय में जो दिल्ली का शासक होता था उसे संपूर्ण भारत का शासक माना जाता था। तो इनका एक बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम था जूना खां। ठीक, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, गियासुद्दीन चाहते थे कि भविष्य में आगे चलकर जब वो राजगद्दी संभाले तो वो पूरे भारतवर्ष का सबसे योग्य शासक कहलाए। इसके लिए इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने क्या किया, गियासुद्दीन तुगलक जी ने, इन्होंने क्या किया कि इनके दरबारी कवि, इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, जो कि इस भाषा के जनक माने जाते हैं। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो जी को कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अमीर खुसरो जो थे ये उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो इनको जो कि गियासुद्दीन तुगलक जी ने अपने महल में बुलाया और इनसे पूछा, इनसे सलाह मशवरा किया। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भविष्य में जब आगे चलकर राजगद्दी संभाले तो पूरे भारतवर्ष का सबसे योग्य शासक कहलाए, तो इसके लिए कुछ आप उपाय ढूंढिए। तो उस समय अमीर खुसरो जी ने कहा बिल्कुल इसके लिए कोई उपाय ढूंढा जाएगा। अब चूंकि उस समय इनके दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि जैसे ये बात करके महल से बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा अलग से क्या इस बच्चे को ज्ञान दे दूं जिससे ये सबसे योग्य शासक कहलाए भारतवर्ष का। क्योंकि जितने भी राजा राजकुमार होते थे प्राचीन समय में वो एक ही प्रकार की विद्याएं हासिल करते थे, जैसे कि आपका राजनीति शास्त्र, अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा। तो इसी तरीके के कुछ कॉमन आपके टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होते थे उस समय, जो कि कोई भी राजा या राजकुमार उस समय पढ़ता था। तो उसी के बलबूते पे वो जो है योग्य माना जाता था। लेकिन अब चूंकि ये बोल तो आए थे, तो अब क्या, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये मार्केट में गुजर रहे थे, जब वहां से राजमहल से बाहर निकले और जब ये मार्केट से गुजर रहे थे तो वहां इन्होंने देखा कि अलग अलग प्रांत से काफी सारे लोग आए हुए हैं जो अलग अलग भाषाओं में व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ से इनको एक तरकीब सूझी, यानी कि यहाँ से इनको एक आइडिया आया, क्यों ना मैं किसी एक ऐसी भाषा का निर्माण करूं जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं जो है शामिल हो जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाषाओं के शब्द उसमें शामिल हो। तो यहाँ से इनको एक आइडिया आया खड़ी बोली बनाने का। तो इस तरीके से खड़ी बोली का इन्होंने इजाद किया। अब चूंकि इजाद तो कर दिया, अब उसके बाद कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकल भी तो करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं साइंटिफिकली कोई भी चीज बनाई जाती है तो पहले उसका प्रैक्टिकल किया जाता है कि क्या वो चीज सही तरीके से काम कर भी रही है या नहीं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया अपनी पहेलियों में। ये हमारा पॉइंट है, ये आपको पेपर में पूछा गया है कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने कहाँ किया, अपनी पहेलियों में किया। ठीक, इसके बाद पद्य और गद्य शैली में प्रयोग हुआ वो चीज अलग है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कहाँ प्रयोग किया, अपनी पहेलियों में किया। ठीक, तो इस तरीके से जो है खड़ी बोली का निर्माण हुआ और इस कारणवश खड़ी बोली का निर्माण हुआ। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस भाषा का मूल नाम क्या है, कौरबी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वास्तविक नाम इस भाषा का कौरबी है, लेकिन साहित्यिक भाषा बनने के बाद, जैसा कि मैंने कहा था कि साहित्य में इस भाषा का इस्तेमाल होने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया, खड़ी बोली नाम दे दिया गया। अब आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। बिल्कुल सही आपने सुना, अमीर खुसरो जो है उस समय के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि थे, जिनका जन्म 1253 ईसा से में माना जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईसा में। और ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि 7 शासकों के शासन काल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी दिल्ली में, जिसमें से एक आपके अलाउद्दीन खिलजी भी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि खड़ी बोली को कौरबी तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इसे हम आकार बहुला भी कहते हैं, यानी कि पहला नाम इसका ये है और दूसरा नाम इसका ये है। खड़ी बोली, कौरबी और आकार बहुला, 3 नाम है इस भाषा के। और इन तीनों का जनक आपसे पूछा जाता है तो उत्तर उसका बिल्कुल वही होगा जो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, अमीर खुसरो। ठीक, तो पहले तो मैं आपको यहां तक बता देता हूं कि कितने प्रश्न इसमें बन गए हैं आपके। सबसे पहले खड़ी बोली का समय आपसे पूछा जाएगा, तो वो समय आपका ये है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का वास्तविक या मूल नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये। अब आपसे पूछा जाता है कि किस कारणवश इसका नाम कौरबी से खड़ी बोली पड़ा, तो इसका उत्तर है साहित्यिक भाषा बनने के बाद, यानी कि साहित्य में इसका इस्तेमाल होने के बाद इसे जो है खड़ी बोली नाम दिया गया। ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, खड़ी बोली का जनक
या फिर कौरवी का जनक या फिर आकार बाहुला का जनक, तीनों का ही जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसका उत्तर है आपका कौरवी या आकार बाहुला। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जो कवि थे जिन्होंने इस भाषा की रचना की, तो उनका जीवन काल क्या माना जाता है, तो उत्तर है उसका 1253 से 1325 ईसा, यानी कि इस समय 1253 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1325 ईसा में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, इसके बाद आपको अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ किया, तो सबसे पहले इन्होंने जो खड़ी बोली का प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? अपनी पहेलियों में किया था। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम। लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो को फुटकल कवि भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कवि थे इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या इनको किस पदवी पे जो है इनको क्या नाम दिया गया है, तो इसका उत्तर है आपका फुटकल कवि। फुटकल का मतलब होता है कई मील का। फुटकल जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका कई मील का, और दूसरा होता है अलग अलग, है ना। यानी कि इन्होंने जो भाषा बनाई थी वो कई मेल की थी, यानी कि इसमें कई भाषाओं के शब्द शामिल थे या फिर अलग अलग भाषाओं के शब्द शामिल थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? फुटकल कवि कहा गया। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त होगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, या उन सभी बच्चों को जानकारी दें हमारे नेक्स्ट क्लासेस के बारे में कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस, और जो भी स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये सब आपको प्राप्त कहाँ पे होगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी हमारे स्टार एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं उन सबका जो स्टडी मटेरियल है आपको वहीं से प्राप्त होगा। ठीक, इसके अलावा यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही और अभी ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो मिलते हैं अगले अध्याय में आपके साथ, यानी कि अगले भाग में, भाग 6 में। बहुत बहुत धन्यवाद।